हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की न्यू क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसीडर व्हील सिलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कौन कौन से फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है वो कैसी होगी, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, कंपनी होगी, एचयूएफ होगी। तो हम कौन से फॉर्म को अडॉप्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पे। तो एट दैट टाइम कौन कौन से फैक्टर है जो हम कंसीडर में करेंगे। ओके, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्म के बारे में जो जो भी फॉर्म होती है वो हम सिलेबस के अंदर करके आए हैं, कंटेंट वाइज हमने किया है। सो आप सभी को पता भी होगा कि जैसे कि जो कंटेंट की जो वीडियोस है वो अलग से है, पूरा जो ऑल ओवर जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हमने किया हुआ है, कवर अप कर रखा है। तो आप वहां से जाके कंटेंट का जो बैच है वो भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर हम ओनली क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप सभी का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो आप सभी, और बहुत शेयरिंग भी हुई है, लाइक कोर्सेज की भी शेयरिंग हुई है, और इसी तरीके से आप शेयरिंग करते रहिए। ओके, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और जो दूसरे आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी आप बताते रहिए टाइम टू टाइम। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उसका आंसर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं या निर्धारित करते हैं हमारी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी। देखिए, नंबर वन इज कॉस्ट एंड इजी इन सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कॉस्ट और इजी रहे सेटअप हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल कॉस्ट अगर हम कम चाहते हैं तो हम इस सोल प्रोप्राइटर को प्रेफर करेंगे कि जहां पर आप इनिशियल कॉस्ट को कम चाहते हो, लेस एक्सपेंडिचर के अंदर काम करना चाहते हो। और अगर आपकी एक कंपनी होगी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और उसकी कॉस्ट भी हाई रहेगी। नंबर टू इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के केस में अगर मान लीजिए अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को अडॉप्ट कर दो या फिर पार्टनरशिप फर्म को अडॉप्ट कर रही हो, सो लाइबिलिटी जो रहेगी ओनर की या पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहेगी। इन फ्यूचर अगर कोई भी लॉस हो जाता है या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हो आप, तो आपकी जो पर्सनल लाइबिलिटी या फिर पर्सनल एसेट्स है वो भी आपकी जो पर्सनल एसेट्स है उसको भी बियर अप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको पे करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स भी लग जाएगी। देन जॉइंट इनटू फैमिली की अगर बात करते हैं, ओनली द कर्ता हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता होता है, अब एचयूएफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एचयूएफ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो कंटेंट हमने पढ़ रखा है उसी के हम क्वेश्चन के आंसर के अंदर पुट अप कर सकते हैं, तभी हमें हमें लर्न होगा, क्योंकि जो पढ़ी हुई चीज़ें वही लर्न होती है। और मैंने बोल रखा है आपको कि डेली जो भी क्वेश्चन मैं करवाती हूँ उसके अंदर से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो आप डेली लिख के देखिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो आप रट लीजिए। ठीक है, और लिख के देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी की बात करते हैं वहां पे लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के अंदर इन केस द बिजनेस नीड आ परमानेंट स्ट्रक्चर। अगर एक बिजनेस को परमानेंट स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो कंपनी आपकी ज़्यादा सुटेबल रहेगी, और शॉर्ट टर्म के लिए वेंचर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में भी प्रेफर्ड। देन नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी के अंदर देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत सारी स्किल को मैनेज करना, या बहुत सारी स्किल है वो सोल प्रोप्राइटर के अंदर पाई जाए। ओके, क्योंकि एक पर्सन है तो एक स्किल के अंदर या फिर 2 स्किल के अंदर स्पेशलाइज हो सकता है। ये तो नहीं है कि डिफरेंट स्किल के अंदर स्पेशलाइज हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को अडॉप्ट करते हो, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करते हो, सो डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपर्टीज सभी फंक्शनल एरिया के अंदर। बट अगर आप अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर अडॉप्ट करते हो लाइक पार्टनरशिप कंपनी, तो वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अदर पार्टनर्स होते हैं, कंपनीज के अंदर भी अदर मेंबर्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट देखिए, फिर हम पढ़ते हैं कैपिटल कंसीडरेशन। कैपिटल कंसीडरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी जो होती है बेटर पोजीशन में होती है, क्योंकि वो कलेक्ट कर सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ द शेयर। शेयर इशू करके वो अपनी जो कैपिटल है वो कलेक्ट कर सकती है। बट अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में भी कंबाइंड रिसोर्सेज हो जाते हैं सभी पार्टनर्स के। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड ही रहते हैं, क्योंकि वो अकेला ही पर्सन है तो उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे। क्योंकि एक तरीके से आप ये मान के चलिए, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको रिस्क भी तो अकेले को ही हो रहा है ना, रिस्क भी, प्रॉफिट भी, और रिसोर्सेज आप क्या यूज करोगे, लिमिटेड यूज करोगे।
देन नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल के अंदर आएगा इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर, सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रेफर्ड। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंट्रोल है वो बना रहे, ज़्यादा कंट्रोल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन जो पावर है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो आपके पास रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वट आर द मेन गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि कौन से मेन गवर्नमेंट के असिस्टेंट है या सहायक हैं जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंडिया गवर्नमेंट हैज़ बीन सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग स्मॉल यूनिट सेक्टर, यानी कि इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया है, डेवलप किया है स्मॉल यूनिट सेक्टर को, कि किस तरीके से हम जो स्मॉल यूनिट सेक्टर है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको राइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो इनिशिएट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो स्मॉल यूनिट जो सेक्टर है वो आपके इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सब्सिडी वगैरह देती रहती है, टाइम टू टाइम ग्रांट देती रहती है, ताकि उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो और वो अच्छे तरीके से काम कर सके। इंडिया फोकस करती है रूरल इंडस्ट्रीज के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड अकॉर्डिंग टू द लेमैन लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, सो स्मॉल बिजनेस इज अ प्रोजेक्ट और वेंचर दैट एक्वायर अ स्मॉल बजट, यानी कि एक स्मॉल बजट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल की हम बात करते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट आता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों फोकस करती है ज़्यादा से ज़्यादा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो रूरल सेक्टर के अंदर प्रोवाइड, यानी कि सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनको सपोर्ट करती है थ्रू द लोन वगैरह दे के या सब्सिडी दे के, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग इन टर्म ऑफ प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। तो इनसे क्या होता है कि हेल्प मिलती है, एक स्मॉल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प मिलती है और एक तरीके से फाइनेंशियली भी उनको हेल्प मिलती है। कोर पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइज हो, लोकल जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका भी फुली यूटिलाइज हो, एंड फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन बाय लोकल डिपार्टमेंट, एजेंसीज, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। सो यहाँ पर नेक्स्ट भी आपको क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से जो सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्पोर्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से जो इंक्लूड होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर जो हेल्प करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नंबर 1 आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका नाबार्ड के बारे में। शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है नाबार्ड के बारे में कि शॉर्ट नोट लिखिए आप नाबार्ड के बारे में। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए नाबार्ड की। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के द्वारा 1982 में किया गया, और काम क्या करता है या क्या प्रमोट करता है टू प्रमोट द रूरल इंडस्ट्रीज को, यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना। मल्टीपर्पज स्ट्रेटजी को प्रमोट करता है इन रूरल बिजनेस इन इंडिया, एंड सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, रूरल आर्टिस्ट को, रूरल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर, यानी कि किस किस को सपोर्ट करता है नाबार्ड, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो भी हम सारे पढ़ेंगे जो आपके कुछ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, किस किस तरीके से किए गए हैं, तो वो आपको सारे लर्न होने चाहिए, कब एस्टैब्लिशमेंट हुई और किस डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्पॉन्सर बाय द नाबार्ड के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस को सेटअप करने के लिए। एंड प्राइमरी पर्पस क्या रहेगा, टू वर्क फॉर सोशली एंड फाइनेंशियली डिसएडवांटेज पीपल और ग्रुप, यानी कि जो सोशली और फाइनेंशियली जो स्ट्रोंग नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, उनको एडवांटेज दिलवाने के लिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। एंड जो रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है वो मैनी प्रोग्राम्स चलाते हैं लाइक स्किल अप ग्रेजुएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अवेयरनेस, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। एंड दिस प्रोग्राम मोटिवेट वेरियस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट करने की, वुमेन को लर्न करवाता है डिफरेंट स्टेट के अंदर किस तरीके से आपको काम करना है, सिखाना, उनको काम सिखाना, उसके बाद काम करवाना, यानी कि एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो प्रोवाइड की जा रही है। देन नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप किया गया था 1995 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा, और ये पॉपुलर किस लिए, टू पॉपुलराइज एंड सपोर्ट स्मॉल स्केल बिजनेस फोकसिंग ऑन कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स, यानी कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से देखा जाता है, कॉमर्शियली आप लगा सकते हो कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब कॉमर्शियली के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है रोल प्ले करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। सप्लाई इंपोर्टेड गुड्स एंड मशीन ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप कर रखे है, उसको कोई भी गुड्स मशीनरी सप्लाई करवाना है, तो उसको हायर परचेज एग्रीमेंट करता है उनके साथ कि वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड इंडिजियस रॉ मटेरियल, डेवलपिंग स्मॉल बिजनेस बाय इंपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट, सुपरवाइजिंग सर्विसेज, अवेयरनेस, टेक्निकल अपग्रेडेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में भी अवेयर करना, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करवाना। एंड न्यू स्कीम कॉल्ड परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग फॉर स्मॉल यूनिट हैव बीन स्टार्टेड बाय द NSIC। और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि फाइनेंशियली असिस्टेंट आपको प्रोवाइड हो सके इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। देन हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ अ टॉप गवर्नमेंट बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जो है आपका बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, हम बात करते हैं जो कि टॉप है आपका गवर्नमेंट बैंक, जो कि प्रोवाइड करवाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्टली भी और एक तरीके से आपको इनडायरेक्टली भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं नंबर 5 पे, हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए द नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, ये आपका एस्टैब्लिशमेंट पे आया था सितंबर 2004 गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेजरिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इन इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना स्मॉल इंडस्ट्रीज की, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना रूरल सेक्टर के अंदर, क्रिएटिंग लिंक बिटवीन स्मॉल सेक्टर एंड फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, टू क्रिएट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एंगेजमेंट, यानी कि आपस में मिलके काम कर सके। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर, टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन ऑफ स्मॉल स्केल इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, की उनका कंपटीशन भी हो सके ग्लोबल इन्वायरमेंट में। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आपका रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस, यानी कि किस पे फोकस करता है, टू राइज द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर वुमेन एंड सपोर्ट वुमेन बिजनेस इनिशिएटिव, यानी कि जो वुमेन जो काम करते हैं वो भी इनिशिएटिव ले सके, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सके। तो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका इंसेंटिव चलाया गया। एंड इट प्रोवाइड मैनुअली फॉर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, उनको स्किल इंक्रीज करना जिसके थ्रू वो अच्छे तरीके से काम कर सके और उनके पास भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ सके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फिर आपकी वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इज अ इंटरनेशनल बॉडी दैट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूनिट इन इंडिया, एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल कमेटी, ये एस्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा। और इसका जो फोकस रहेगा, सभी जो भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई हैं इनके आपको सभी के जो सपोर्ट करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो इनके सभी के नेम पता होने चाहिए और कौन सा पर्टिकुलर जो है वो किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे थे वो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पे थे। हम फोकस करते हैं रूरल डेवलपमेंट पे एंड अप्लाई एक्शन प्लान मॉडल फॉर सस्टेन ग्रोथ ऑफ द रूरल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो सके। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज।
फ्रॉम 2005 से गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया फंड जो कि सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज को एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हायर प्रोडक्टिविटी, इन्हांस देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस टाइप की आपकी जो स्कीम है वो चलाई गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, और कुछ क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9812926011 पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो देखिए, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्या डिफरेंस रहता है दोनों का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो आपको पेपर के अंदर डिफरेंस अगर पूछ रखा है तो आपको इसी तरीके से डिफरेंस का पैराग्राफ बना के लिख के आना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंपैरिजन आप किस बेसिस पर कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंपैरिजन किस बेसिस पर कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप दोनों का डिफरेंस लिखाते हो, ठीक है, तो थोड़ा इफेक्टिव नहीं लगता। अगर आप कंपैरिजन का बेस भी लिखाओगे ना तो थोड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन लगता है। लाइक फर्स्ट में मीनिंग का कर रखा है, देन इंडस्ट्री टाइप का कर रखा है, जियोग्राफिकल कवरेज का कर रखा है एंड स्किल रिक्वायर्ड का कर रखा है। तो इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पर आपकी डेफिनेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। लार्ज की अगर बात करते हैं तो बिग इंडस्ट्रियल यूनिट हो जाती है जहां पर इन्वेस्टमेंट होगी प्लांट एंड मशीनरी की बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड की गई है। देन इंडस्ट्री टाइप की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल के अंदर तो लेबर इंसेंटिव होता है और लार्ज स्केल के अंदर कैपिटल इंसेंटिव होता है। देन हम बात करते हैं जियोग्राफिकल एरिया कवर, तो स्मॉल एरिया कवर करते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल रिक्वायर्ड। स्किल रिक्वायर्ड यहाँ पर सेमी स्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं और यहाँ पे हाईली स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्नोलॉजी यूज इंडिजियस टेक्नोलॉजी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज के। देन थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, आगे देखिए, कर लीजिए, कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपको दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन रॉ मटेरियल के बेस पर करते हैं। तो यहाँ पर तो लोकल सप्लायर होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर वेरियस सप्लायर रॉ मटेरियल और द फॉर्म विद इन और आउटसाइड द कंट्री, दोनों का ही हो सकता है, विद इन कंट्री भी हो सकते हैं और आउटसाइड कंट्री भी हो सकते हैं। देन हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के अंदर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है वो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद लेस इन्वेस्टमेंट, और लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स विद इन द कंट्री। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 आपका, वट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न आएगा यहाँ पे, यानी कि जब आप फॉर्मेशन करते हो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल होते हैं ना, उनका कलेक्शन आप लगा सकते हो, जो आपस में मिलते हैं, वॉलेंट्री आपस में इकट्ठा होते हैं, और वॉलेंट्री आपस में इकट्ठा होकर एक कॉमन गोल होता है सभी का और उसको वो फुलफिल करते हैं, वो होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। They are motivated by desire to defend their economic interest from potential exploitation by the intermediaries। जो intermediaries है वो उनका exploitation कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आपस में ही एक जो लोग आपस में common interest के जो लोग होते हैं आपस में मिलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं cooperative society। The process of the foundation of the cooperative organization is simple and all that is necessary is the agreement of at least 10 adults and society capital is raised by the selling share to its member। यानी कि जो शेयर है वो सेल कर दिए जाते हैं मेंबर्स को ही आपस के अंदर। सो नेक्स्ट आपको दिया गया वन शॉर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अलग अलग आपको बताया गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है, नेक्स्ट फिर प्रोड्यूसर बताएंगे। तो अलग अलग डिफाइन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की आपसे पूछी गई है।
सो अगर बात करते हैं वन शॉट हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ये जो डिज़ाइन की जाती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल सेविंग सोसाइटी स्ट्राइव एंड एलिमिनेट द इंटरमीडिएटरीज का जो एक्सप्लॉयटेशन उससे बचने के लिए, प्रॉफिट का डिस्पर्जन करने के लिए, प्रॉफिट का यानी कि फैलाव करने के लिए नहीं है कि एक ही पर्सन के हाथ में जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर स्पेसिफाइड शॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो स्टैब्लिश की जाती है स्मॉल फार्मर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड मेंबर आर प्रोड्यूसर लुकिंग फॉर इनपुट टू क्रिएट कमोडिटी टू फुलफिल कंज्यूमर डिमांड। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, इनपुट की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि कस्टमर की कितनी डिमांड है, उनको फुलफिल करना एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश टू हेल्प स्मॉल मैन्युफैक्चर मार्केट देयर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है मार्केटिंग की बात करते हैं हम, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है, हेल्प करती है स्मॉल मैन्युफैक्चर की मार्केट के अंदर उनका प्रोडक्ट जो आता है उसके लिए हेल्प की जाती है। किस तरीके से हेल्प की जाती है, प्रोड्यूसर दैट डिमांड फेयर प्राइसिंग फॉर देयर कमोडिटी आर अमंग ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। यानी कि आपका जो फेयर डीलिंग हो, फेयर प्राइसिंग की डिमांड करना। नेक्स्ट आता है इट कंबाइन द इंडिविजुअल, कंबाइन होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज शिपिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग टू सेल देयर कमोडिटीज फॉर द बेस्ट फिजिबल प्राइस। यानी कि उसको फिजिबल प्राइस पे बेचने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। नेक्स्ट आता है फिर नेक्स्ट देखिए, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर फाउंड टू प्रोटेक्ट द फार्मर इंटरेस्ट। ये हमने पढ़ ही लिया है कि फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करते हैं वो आ जाएगी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका फिर कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सोसाइटी वर एस्टैब्लिश मेंबर टाइमली क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट। कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सोसाइटी जो होती है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है एक दूसरे को, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, जिस भी मेंबर को रिक्वायरमेंट होती है उसको लोन प्रोवाइड करना टाइमली। यानी कि जो अगर हम किसी से लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वो हाई रेट चार्ज करते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं आपस में वही क्या करते हैं, आपस में पैसे कलेक्ट करते हैं और जिस भी पर्सन को ज़रूरत होती है उस पर्सन को दे देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, अ कोऑपरेटिव हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ शॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये जो स्टैब्लिश की जाती है इसलिए स्टैब्लिश की जाती है लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग रिजनेबल कॉस्ट पर, ठीक है, यानी कि आप रिजनेबल कॉस्ट पर घर बना सको जो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं उनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, दी सोसाइटी आर पीपल लुकिंग फॉर अ चीपर लोकेशन टू अ रेजिडेंट। यानी कि चीपर लोकेशन यानी कि जहां पर आपको सस्ती जगह मिल जाए रहने के लिए। पर्पज इज टू एलिवेट मेंबर हाउसिंग इशू बाय कंस्ट्रक्शन होम एंड अलो दैम टू पे ना इंस्टॉलमेंट। और वो उनको बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, आप है ना हमें इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, एकदम से पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फिर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म आपको दे रखी है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो वन बाय वन आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। पेपर के अंदर भी इसी तरीके के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको डिफाइन करना है। एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है बट कम चांस होंगे, क्योंकि देखिए आपने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है, जो आपको बताया गया है सिलेबस सारा बता दिया गया है, कंटेंट सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो उसी कंटेंट को आपको याद करना है और उसको लिख के देखना है। मैंने बोला कि डेली का डेली आप 2 या 3 क्वेश्चन तो डेली लिख के देखिए, लिख के देखने से आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होगी तो ही आप पेपर के अंदर अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, अगर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वाई डू पार्टनरशिप फर्म विलिंग गो थ्रू देयर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रजिस्टर्ड दमसेल्व्स एक्सप्लेन। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए तो ऑप्शनल है बट फिर भी पार्टनरशिप जो फर्म है वो लीगल फॉर्मेलिटीज की तरफ क्यों जाती है, क्यों रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। पहले हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, देन हम सेकेंड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए
फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्सो पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल है, बट चॉइस होती है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। बट अगर करवाते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। कैसे बेनिफिशियल रहता है? द पार्टनर ऑफ नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस, यानी कि जो नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस है वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग इशू नहीं कर सकता, यानी कि केस नहीं कर सकता है अगर इन फ्यूचर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है इन दैट केस। द नेक्स्ट देखिए, कंपनी इज फॉरबिडन फ्रॉम फाइलिंग लो शूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर। सिमिलरली पार्टनर नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट शू फॉर द को पार्टनर। अगर उसका दूसरा जो पार्टनर है वो भी अगर कुछ गलत कर देता है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म कर देता है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कोर्ट के अंदर फाइल नहीं लगा सकते हो, नहीं कर सकते हो केस। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी। वही बात दे दी कि आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी बाय ओके ये आपका अपोजिट दिया है कि जो थर्ड पार्टी है उसके जो अगर नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है आपकी, ठीक है, अगर नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है आपकी, तो अगर कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर क्लेम करता है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमारी रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है तो आपके पास प्रूफ होता है, आप स्ट्रांगली आप बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी बाय अ नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंट्री कैन नॉट बी इन फोर्स इन अ कोर्ट, यानी कि अगर नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के द्वारा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कर देते हो तो कोर्ट आपके कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगी। एज ए रिजल्ट पार्टनरशिप एस्टैब्लिश टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेज। तो ये जो भी हमने पढ़ा, ये बेसिकली हमने डिसएडवांटेज पढ़े हैं, तो इन्हीं डिसएडवांटेज से ओवरकम होने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। देन सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, आइए देखिए। Even though there are limitation of size and resources, several people continue to prefer sole proprietorship। अब इन्होंने बोला कि sole proprietorship के अंदर लिमिटेशन होती है, साइज के रिगार्डिंग भी, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग भी। हमारी जो sole proprietorship के अंदर लिमिटेशन होगी, तो आपको कंपैरिजन करना है अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एंड वाई। ओके, यानी कि हम क्यों सोल प्रोप्राइटर को फिर भी हम प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन को ही आपको बताया गया, तो हमें कुछ एडवांटेज बताने हैं यहाँ पे। अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं तो सिंपली क्या सेटअप हो सकता है, कुछ ही आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिसको आप फुलफिल करना पड़ता है। कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट आपका सोल ओनर कंट्रोल द फर्म एज ओनली डिसीजन मेकर, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारा कंट्रोल उसी का होता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी होती है। अलो फॉर स्विच चॉइस, यानी कि वो अपनी जो चॉइस है उसको स्विच भी कर सकता है। ये नहीं है कि जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया आपको उसी डिसीजन के ऊपर रहना है। सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी का, सारा का सारा लॉस उसी का, तो सारे डिसीजन भी उसी के होंगे। अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है, इसीलिए प्रेफर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, क्योंकि वहां पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जो आपको सही लगता है आप उसी को अडॉप्ट करते हो। देन नेक्स्ट आपका सोल प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल बिजनेस गेन एंड बियरिंग ऑल द मैन्युफैक्चर्स, यानी कि सारे जो बिजनेस गेन होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो इंजॉय करता है। अब देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक रिस्क एलिमेंट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि रिस्क के बिना तो आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते। सो रिस्क भी आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, और बिजनेस अगर आप कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी रिस्क रहता है, बट प्रॉफिट जो होता है, अगर जब प्रॉफिट होगा तो वो भी सारा सिंगल उसी पर्सन का होगा, सिंगल उसी ओनर का होगा। तो ये आपके एडवांटेज रहेंगे। बिकॉज अ लॉन प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। सो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फ्लेक्सिबल का यही मतलब हुआ कि जो भी डिसीजन है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि डिसीजन आपने एक बार ले लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो भी डिसीजन आपको सही लगता है आप ले सकते हो, और जो डिसीजन आपको सही नहीं लगता उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आपको इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चंस के अंदर कोई इशू है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए आप। ओके, स्टेटस वगैरह लगाइए ताकि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है, आपके रिलेटिव्स है, वो भी कोर्स के अंदर इनरोल कर सके और आप
अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।